Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद. एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में. आज की इस क्लास में हम एयरफोर्स XY फेज सेकंड के जीडी टॉपिक्स को कवर करेंगे. ये जीडी टॉपिक्स जो आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास में बने रहिए. साथ ही साथ इन टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है. अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक से अवगत नहीं हैं तो आप अपने जीडी में ठीक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. आपको जीडी में कोई भी टॉपिक दिया जाता है, मान लीजिए आपको क्लीन इंडिया मिशन दिया गया है और उसके 2 सब टॉपिक्स दिए गए हैं, अर्थात क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ सक्सेस और अ फेल्योर. यहाँ पर आपको एक पक्ष चुनना पड़ेगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो सफल रहा है कि असफल रहा है. उसके बाद आपको अपनी जीडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी. सबसे पहले ये जान लेना अहम हो जाता है कि क्लीन इंडिया मिशन क्या है, यानी कि वो टॉपिक किसके बारे में है, और फिर आप अपनी एक परसेप्शन बनाएंगे, राय बनाएंगे कि हमें उसके सक्सेस के तरफ जाना है या फिर फेल्योर की तरफ जाना है. तो इसी प्रकार से आप अपना जीडी कैरी ऑन करेंगे. एयरफोर्स फेज सेकेंड में आपकी जो जीडी रहती है लगभग 15 से 20 मिनट आपको दिया जाता है, और वो जो एसेसर्स रहते हैं जिनकी रैंक विंग कमांडर या फिर स्क्वाड्रन लीडर लेवल की रहती है वो आपको सबसे पहले टॉपिक देंगे. उस टॉपिक के बारे में आपको एक शीट देंगे जिसमें उस टॉपिक से संबंधित कुछ ब्रीफ समरी उसमें लिखी रहती है. उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि एक एक करके सभी कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा और वो अपनी बात रखेंगे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक्स के बारे में अपनी राय को व्यक्त करेंगे. जब सभी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 12 कैंडिडेट हैं, उन सभी का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो उनकी जीडी स्टार्ट होगी, और इस प्रकार से जो भी एसेसर रहेंगे वो आपको सेलेक्ट करेंगे आपकी मेरिट के आधार पर. तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप रेडी हो जाइए अपने कॉपी और पेन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी बताऊँगा जिससे कि आप अपने ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ. यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है हाउ वी कैन इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टॉपिक, और इसके 2 सब पॉइंट्स आपको दिए गए हैं. वो क्या है, पहला बाय इंक्लूडिंग इट इन करिकुलम, यानी कि जो फर्स्ट आपका सब पॉइंट है वो है इसको अगर हम स्पोर्ट इन इंडिया को अगर हम अध्ययन में यानी कि स्कूली शिक्षा में इसका भाग बनाएं तब हम भारत में स्पोर्ट्स के फ्यूचर को सुनिश्चित कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. और दूसरा आपका जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द बजट ऑन स्पोर्ट, यानी कि भारत की राज्य सरकार या फिर केंद्र की सरकार को स्पोर्ट्स में अधिक से अधिक पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस कारण से स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में और भी डेवलप्ड होगा और युवा इस कारण से स्पोर्ट्स में अपनी दिलचस्पी दिखा सकेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना है कि स्पोर्ट्स इन इंडिया की स्थिति भारत में है क्या. ठीक है, आप ये जानते रहिए कि स्पोर्ट मिनिस्टर भारत में कौन है और भारत में कितने तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और भारत की रैंकिंग अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या है. साथ ही साथ अपना पॉइंट आप ऐसे रख सकते हैं कि भारत में हमें स्पोर्ट्स को बढ़ाना है इसलिए हमें इसको करिकुलम में शामिल करना होगा, या फिर आप अगर दूसरा पॉइंट लेना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि जो भारत में खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टेडियम्स कम हैं, इसलिए भारत सरकार और भारत की राज्य सरकारों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर उन सभी को वेल डेवलप्ड करे ताकि जितने भी युवा हैं उनका रुझान स्पोर्ट्स में बढ़ सके. और आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं जैसे विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को इसमें और भी उनके पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा
कोच के द्वारा और भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो इस सेक्टर में और भी अच्छा कार्य कर सकें। तो इस कारण से ये टॉपिक आपका बहुत अहम हो जाता है और ये 2 से 3 बार टॉपिक रिपीट भी हो चुका है आपके एयरफोर्स XY के फेज सेकंड में। इस कारण से आप इसको नोट भी करते चलिए और अपना लेक्चरेट, अपना एक ऐसे लिखिए जिससे कि आप जान सकेंगे भारत में स्पोर्ट की स्थिति अभी है क्या। उसी के बाद आप किसी कंक्लूजन पे आ सकेंगे कि हमें पहला पॉइंट लेकर चलना है या फिर दूसरा सब पॉइंट लेकर चलना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका इज मेक इन इंडिया अ सक्सेस। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी में आपका 2 सब पॉइंट्स हैं, यानी कि टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है मेक इन इंडिया के बारे में। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक सक्सेस है कि नहीं, यानी कि एक सक्सेस है या फिर एक फेल्योर है। ओके, तो आप किसी निष्कर्ष पर तभी आ सकते हैं जब तक आप इस मेक इन इंडिया को ना जानते हो। सबसे पहले आपके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि आप मेक इन इंडिया कैंपेन को अच्छे से जानिए। अगर मैं कुछ शब्दों में मेक इन इंडिया के बारे में बताना चाहूँ तो मेक इन इंडिया is an initiative which was launched by Union Government of India on September 2014 to attract foreign direct investment for new industrialization, and also the objective of Make in India is to create 100 million job opportunities by 2022। यानी कि मेक इन इंडिया को कब लाया गया था, सितंबर 2014 में लाया गया था, ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि विदेशों से जो FDI आती है उसको और भी भारत में हम लाएंगे और यहाँ के युवाओं के लिए और भी रोजगार का माध्यम पैदा करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि मेक इन इंडिया को भारत में लॉन्च हुए अभी पूरा 6 साल हो चुके हैं। तो इन 6 सालों में क्या मेक इन इंडिया ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की या फिर यह प्रोग्राम एक असफल प्रोग्राम रहा। तो जब तक आप मेक इन इंडिया को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि ये एक सक्सेस है या फिर फेल्योर। तो ये भी पॉइंट आपका आपके GD के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप नोट करते चलिए जिससे कि आपकी जो तैयारी रहेगी वो और भी अच्छी होती चली जाएगी। तो इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि भारत में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण कौन है। यहाँ पर 2 आपको सब पॉइंट्स दिए हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया है लैक ऑफ मोरल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर मोरल एजुकेशन की कमी है जिसके कारण से लोग महिलाओं के ऊपर ज़्यादातर अत्याचार करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप जानिए कि महिलाओं की स्थिति भारत में है क्या, कितनी महिलाएं साक्षर हैं या फिर कितनी महिलाएं अभी उनको साक्षरता दर में अच्छा करना है, और भारत में कौन सा स्टेट अव्वल है जो महिलाओं को साक्षरता के लिए प्रमोट करता है और महिला संबंधित भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकारों के द्वारा कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। फिर आप ये बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए या फिर लैक ऑफ मोरल एजुकेशन है। पहले आप जानिए कि महिलाओं की स्थिति भारत में है क्या, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस किस रूप में हैं। उसी के बाद आप इन दोनों में से किसी एक को टॉपिक का चयन करिए जिसके आधार पर आप अपने ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका लोन वेवर फॉर फार्मर्स इज गुड और बैड, यानी कि किसानों को जो ऋण माफी दी जाती है वो अच्छी है या फिर बुरी है। ठीक है, यानी कि आप देखते हैं कि भारत में 50% से ज़्यादा लोग किसमें रोजगार करते हैं,
कृषि में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में भारत में 50% से ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन वो कुल जीडीपी का कुल 14% हिस्सा ही शेयर करती हैं। यानी कि मान लीजिए भारत में 100 लोग हैं, 100 में से 50% ही सिर्फ कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन वो 14% जीडीपी का कवर करते हैं। तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इसीलिए किसानों को ज़रूरत पड़ती है लोन की। और विभिन्न जितनी भी सरकारें आती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर आपकी केंद्र सरकार हो, किसानों को वो ऋण माफ़ करती हैं, ठीक है। और वो अपने घोषणा पत्र में भी लिखती हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये जो लोन वेवर किसानों को दिया जाता है वो एक अच्छा प्रयास है या फिर बुरी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि किसान की अहमियत भारत में क्या है, किसान यहाँ पर कौन कौन से अनाज उत्पन्न करते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि लोन वेवर भारत में अच्छा है किसानों के लिए या फिर बुरा है। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेजर कृषि क्लासेस ने अभी एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए जीडी और एसआरटी की ऑफलाइन साथ ही साथ ऑनलाइन बैचेस प्रारंभ कर दिए हैं। बच्चे आ भी रहे हैं अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 महीने के बाद जो आपकी ये जीडी एसआरटी की फेज सेकंड की इंटरव्यू होने वाला है, उसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप आइए और आपको एक बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, जिस कारण से आप अपनी सफलता अपने पहले अटेम्प्ट में ही सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका टॉपिक 5th, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाउ वी कैन एलिमिनेट। यानी कि भारत में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, बाय स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे युवा हैं, ठीक है, भारत में 65% की जो आबादी है उनकी जो एज है 35 साल के नीचे है। तो आप जान सकते हैं कि इस प्रकार आपने जाना कि भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है बाय स्किल डेवलपमेंट, यानी कि उनका कौशल विकास करके। जब हम उनको स्किल कर देंगे तब वो एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त हो सकेंगे, साथ ही साथ भारत में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है, बाय जनरेटिंग मोर जॉब्स, यानी कि अधिक से अधिक जॉब को जनरेट करके, उत्पन्न करके हम भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। इसके बारे में आप और भी पढ़िए, जानिए और फिर ग्रुप डिस्कशन अपने साथियों के साथ करिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई को और भी मजबूती मिलती जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है टॉपिक नंबर 6। यहाँ पर दिया है सोशल मीडिया, यानी कि टॉपिक किससे संबंधित है, सोशल मीडिया से। आप देख ही रहे हैं कि वर्ष 2014 के बाद से युवाओं के हाथ में, ज़्यादातर युवाओं के हाथ में क्या आ गया है, स्मार्टफोन आ गए हैं। साथ ही साथ भारत में जो डेटा है, ठीक है, पर जीबी डेटा है, उसकी कॉस्ट भी पूरे विश्व में सबसे कम है। अगर हम देखें पर जीबी डेटा भारत में 1 GB जो डेटा है वो भारत में उसकी जो कॉस्ट है वो 16 से 18 रुपए है। तो इस प्रकार से डेटा भी भारत में सबसे चीप है। इस कारण से ये टॉपिक आने की संभावना है, क्योंकि सभी युवा अब किस पे है, सोशल मीडिया पे है। और आप मुझे देख रहे हैं तो किस माध्यम से, सोशल मीडिया के ही माध्यम से देख रहे हैं। तो इसमें आपके 2 सब पॉइंट्स बनते हैं। पहला, हेल्पिंग न्यू जनरेशन, यानी कि जो सोशल मीडिया है आज की नई पीढ़ी को मदद कर रहा है, या दूसरा स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर, या फिर आप एक पॉइंट लेंगे, आप कहेंगे कि देखिए सोशल मीडिया आज की जनरेशन को अच्छा नहीं कर रहा है बल्कि और भी उनका फ्यूचर को बिगाड़ रहा है। तो देखिए जो भी पॉइंट आप लीजिए वो तर्क संगत रहना चाहिए, आपकी बात में प्रामाणिकता नजर आने चाहिए, जिससे कि आपकी बात और भी वजनदार हो और सामने वाला जो इंटरव्यू पैनल है वो आपको और अच्छे से सुन सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले टॉपिक की तरफ जो है 7th, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। अभी यहाँ पर इसका 2 सब पॉइंट्स है। पहला, गुड या फिर नॉट, अच्छा है या फिर नहीं। भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, वो अच्छा है या फिर बुरा है। अगर आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम भारत का अच्छा है तो आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है, कि किन कारणों से भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अच्छा है। या फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये बुरा है, अच्छा नहीं है, तो आप बताइए किन किन कारणों से ये बुरा है और उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है और इस टॉपिक की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है। तो सीधा सीधा कोविड-19 पे ना पूछते हुए वो ये पूछ सकते हैं कि भारत में जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है, हम उसको कैसा अच्छा कर सकते हैं, या फिर ये पूछ ले कि ये अच्छा है या फिर नहीं। ठीक है, आपको अपने जो भी इसके सब पॉइंट्स लेंगे उसके अनुसार आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बात और भी तर्कसंगत हो, रीजनेबल हो और उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। तो इस कारण से आप अधिक से अधिक पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो है आपका 8th। यहाँ पर दिया है क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज द मेजर कॉज। पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा, वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में हम, जलवायु परिवर्तन, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है। पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा क्या यहाँ पे दिया है, वीक गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि विश्व की जितनी भी सरकारें हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर वो सबसे कमज़ोर हैं। इस कारण से पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की समस्या बनी हुई है। तो अगर आपको इस पे बोलना है, सबसे पहले आप क्लाइमेट चेंज समझिए, क्लाइमेट चेंज होता क्या है, ठीक है, वेदर के बारे में जानिए और साथ ही साथ पूरे विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को आप कलेक्ट करिए, जिससे कि आप अपने जीडी में बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है 9th, क्लीन इंडिया मिशन, सक्सेस और फेल्योर। मैंने अपने शुरू में ही आपको बताया कि ये टॉपिक आपको आ सकता है। मान लीजिए अगर आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लीन इंडिया मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान। इसको कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014, यानी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस पर, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें यह उद्देश्य रखा गया था कि भारत को खुले में शौच से मुक्त, यानी कि ओपन डिफेकेशन फ्री हमको करना है। और इसके भी अभी 6 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से जो क्लीन इंडिया मिशन कैंपेन को चलाया गया वो एक सफल योजना रही या फिर एक असफल योजना रही। तो सबसे पहले आप क्लीन इंडिया मिशन को पढ़िए और आप बेहतर गाइडेंस हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आकर ऑफलाइन बैच को भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो जर्नी रहेगी आपके सफलता की ओर, उसको हम और भी अग्रसर करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका 10th। यहाँ पर आपको दिया है करप्शन इन इंडिया, हाउ कैन वी रिड्यूस, यानी कि भारत में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन इन इंडिया, भारत में जो भ्रष्टाचार है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। इसमें पहला आपका जो सब पॉइंट है वो है बाय मेकिंग सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि भारत में जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम हो, प्राइवेट सिस्टम हो, उनको हम ट्रांसपेरेंट करके, ठीक है, पारदर्शी बना के, या फिर दूसरा क्या दिया है, बाय मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स, यानी कि लोगों को उनके राइट्स अर्थात अधिकार के बारे में जागरूक करके हम भारत से करप्शन को, भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि
करप्शन पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, साथ ही साथ भारत में करप्शन सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण से हम किसी भी अच्छे चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ना ही हम नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे विश्व में हमारी रैंकिंग खराब होती है इस करप्शन को लेकर। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि भारत में करप्शन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर दूर कर सकते हैं। पहला क्या है, यानी कि सिस्टम को मोर ट्रांसपेरेंट करके, और दूसरा लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराकर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टॉपिक्स आएंगे, और आपको अपनी और भी तैयारी इनके प्रति करनी होगी। यहाँ पर आपका अगला टॉपिक आता है 11th, टेररिज्म, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, यानी कि जो आतंकवाद है, भारत में जो आतंकवाद है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। पहला पाकिस्तान और दूसरा इलिटरेसी, यानी कि आप क्या मानते हैं कि जो भारत में आतंकवाद है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, पाकिस्तान है या फिर इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता। ठीक है, इन दो कारण में से किसी एक को चुनना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा कि टॉपिक है क्या, टेररिज्म होता क्या है, टेररिज्म के प्रकार क्या हैं। ठीक है, टेररिज्म की उदय कहाँ से हुई और भारत में क्या कारण है, पाकिस्तान कारण है टेररिज्म का या फिर इलिटरेसी कारण है। फिर ग्रुप डिस्कशन में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप लैंग्वेज में सबसे कंफर्ट होने चाहिए, यानी कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए लैंग्वेज में, और लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी, इंग्लिश रहेगी। बहुत से कैंडिडेट्स का कहना होता है कि सर हमको आता तो सब है लेकिन हम इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप अभी से ही सबसे पहले क्या करिए, एसे को लिखिए, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, और उसको शीशे के सामने या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के सामने इसको रिकॉर्ड करिए अपना लेक्चरेट, और पूरी कोशिश करिए कि मैं उसको इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ, तभी आप सफल हो सकते हैं अपने फेज़ 2 के एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका टॉपिक है 12th। यहाँ पे 12th क्या कह रहा है, इज साइंस बून और कर्स, यानी कि ये जो विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है वो समाज के लिए एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है। यहाँ पर आपको बताना है जो साइंस है, विज्ञान है, ठीक है, वो हमारे समाज के लिए एक प्रकार से अभिशाप है या फिर वरदान है। बून को क्या कहते हैं, वरदान, और कर्स को क्या कहते हैं, अभिशाप कहते हैं। तो सबसे पहले आप साइंस को अच्छे से पढ़े रहिए। आप साइंस में ये बता सकते हैं कि देखिए साइंस ने हमें क्या क्या नहीं दिया है, वहीं जो दूसरा पक्ष रहेगा कहेगा साइंस ने बहुत कुछ तो दिया है लेकिन बहुत कुछ छीना भी है। साइंस के कारण ही आपका ड्रॉट की समस्या आ रही है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की समस्या आ रही है। तो इन सब पॉइंट्स को जब आप बताएंगे तभी आपके पॉइंट्स को वैलिड माना जाएगा, और ये टॉपिक आने की संभावना भी आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 13, जो है आपका प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर इज गुड और बैड, यानी कि यहाँ पे ये जो पूछ रहा है कि पब्लिक सेक्टर का जो निजीकरण सरकार कर रही है, जैसे रेलवे का कर रही है, ठीक है, वो एक अच्छा कदम है या फिर बुरा कदम है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि निजीकरण क्या होता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, और भारत सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर्स का यानी कि सरकारी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है और उसके क्या लाभ होंगे। साथ ही साथ आप ये देखते रहिए कि उससे हमको हानि क्या पहुंचेगी ना, तभी आप यह बता सकेंगे कि आप इन दोनों सब पॉइंट्स में से किसको चुनेंगे। तो इसी के साथ ये भी जो टॉपिक है 13वां, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 14। यहाँ पर आपको क्या टॉपिक दिया है, सेक्स एजुकेशन दिया है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी और नॉट, यानी कि भारत में सेक्स एजुकेशन को, ठीक है, कंपल्सरी कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं सेक्स एजुकेशन ना, यहाँ पे भारत में लड़का लड़की महिला पुरुष के बीच असमानता देखी जाती है, और एक परसेप्शन बना लिया गया है कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा कामगर हैं ना महिलाओं की अपेक्षा। तो यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि
सेक्स एजुकेशन को भारत में कंपलसरी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका टॉपिक नंबर 15। टॉपिक 15 जो आपका कह रहा है रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A जस्टिफाइड और नॉट। यहां पर आपको बताना है पिछले ही साल 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को समाप्त कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो इस आर्टिकल को जो हटाया गया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, इस बारे में आप कब बता सकते हैं? जब तक आपको धारा 370 और धारा 35A के बारे में जानकारी ना हो तब तक आप इसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन चिंता ना करिए, आप YouTube में जाइए मेजर क्लासिक क्लासेस के, मैंने एक क्लास ली हुई है रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A को लेकर, जहां पर आप जान जाएंगे कि आर्टिकल 370 क्या था और इसका हटना उचित था या फिर अनुचित था। उसके बारे में आप अपनी एक राय बनाइएगा कि आपको यहाँ पर जाना है या फिर इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका टॉपिक 16। टॉपिक 16 आपका क्या कह रहा है? स्टबल बर्निंग, व्हाट टू डू फॉर स्टॉप। पहला पॉइंट, गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर्स और ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसा कि आप जान रहे हैं स्टबल बर्निंग, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे स्टबल बर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं। स्टबल को कहते हैं पराली। क्या कहते हैं? पराली। और जब जाड़ा आता है, ठीक है, तो इसकी जो समस्या रहती है और इसका जो मुद्दा रहता है सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, टॉपिक दिया हुआ है स्टबल बर्निंग, यानी कि जो पराली जलाई जाती है, व्हाट टू डू फॉर स्टॉप, यानी कि इसको समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए, पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। पहला, गिविंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर फार्मर्स, यानी कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जिससे कि वो अपनी पराली को ना जलाएं और प्रदूषण उससे नहीं होगा। पहला ये। और दूसरा क्या कह रहा है? ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज की मदद से हम स्टबल बर्निंग को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिया जाएगा और दिया जा सकता है क्योंकि आपकी जनवरी में ही फेज सेकंड शुरू हो जाएगा, इस कारण से ये टॉपिक के आने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के साथ देखते हैं हम टॉपिक 17 पे कि 17 क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका टॉपिक 17 है, शुड वुमेन बी गिवन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि महिलाओं को राजनीति में रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आप सबसे पहले जानेंगे रिजर्वेशन क्या होता है, आरक्षण क्या होता है। आरक्षण एक प्रकार का स्पेशल स्टेटस होता है जो किसी भी लिंग, किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी रेस को दिया जाता है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर महिलाएं आएंगी तो उनसे समाज को क्या लाभ होगा, आप ये बताइएगा। साथ ही साथ आपका एक पक्ष होना चाहिए कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार के भी टॉपिक्स बहुत बार पूछे गए हैं आपके एयरफोर्स XY के फेज सेकंड में, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार का टॉपिक भी आपसे पूछ लिया जाए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टॉपिक 18। यहाँ पर क्या कह रहा है? रैगिंग जस्टिफाइड और नॉट, यानी कि रैगिंग तो आप जानते होंगे। ठीक है, रैगिंग कॉलेज में, स्कूल में जस्टिफाइड है या फिर नहीं, यानी कि जो रैगिंग की जाती है, ठीक है, सीनियर्स स्टूडेंट्स होते हैं अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, वो जस्टिफाइड सही है या फिर नहीं सही है। तो ये जो सामान्यतः ये जो सामान्य टॉपिक हैं वो पूछे भी जाते हैं और आप इनके बारे में अच्छे से जानते रहिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक आपके पास आ सकता है। अब हम देखेंगे टॉपिक 19। ये कह रहा है ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, ये सब जितने टॉपिक्स हैं सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आसान से टॉपिक रहते हैं जिसपे सभी कैंडिडेट आसानी से बोल लेंगे। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ज्वाइंट फैमिली अच्छी होती, यानी कि
जो मिश्रित परिवार रहता है, ढेर सारे परिवार, दादा दादी चाचा चाची, ठीक है, वो वाला परिवार अच्छा होता है, या फिर एकल फैमिली यानी कि न्यूक्लियर परिवार अच्छा होता है। अगर आप कह रहे हैं कि ज्वाइंट फैमिली अच्छा होता है तो आपको क्या बताना है, उसके प्लस पॉइंट्स बताने हैं। अगर आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छा होता है तो उसके आपको प्लस पॉइंट भी बताना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बात को उनके द्वारा सुना जा सके और आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक लेते हैं जीडी का, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। यह है आपका यूथ्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है, युवा राजनीति में। इज इट नीड फॉर द आर, क्या ये समय की मांग है, यानी कि राजनीति में युवा लोग आए, ये समय की मांग है या फिर नहीं है। अगर युवा राजनीति में आते हैं तो वो समाज को कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर अभी युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए और उनको अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर व्यापार देखना चाहिए। तो ये थे आपके आज के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जीडी के लिए। और अगर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए मेजल कृषि क्लासेस। आप ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सफलता के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड जय हिंद। Are you preparing for defense services exams? Need not to worry. Major Kalshi Classes launches MKC Test Prep app, the one-stop solution for all defense exams. Relevant questions based on prescribed pattern, detailed solution for each question, chapter-wise practice test, full-length mock test, instant results and analysis report. Questions are available in English and Hindi both. अब एग्जाम से डरना क्यों? Download the MKC Test Prep app and beat the fear of exam.